गुड आफ्टरनून विद्यार्थियों, बीएससी पार्ट फर्स्ट में एल्गी में यूडोगोनियम में आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए जो इसका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो हम पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, लैंगिक जनन के बारे में। तो देखिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको पता होनी चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि इसमें जो लैंगिक जनन है वो विषम युग्म की प्रकार का होता है, ठीक है। एडवांस्ड oogamous टाइप लैंगिक जनन कैसा होता है? एडवांस्ड oogamous टाइप, यानी कि जो प्रगत विषम युग्म की प्रकार का है और लैंगिक अंगों का निर्माण या लैंगिक अंगों का परिवर्धन क्षारीय पीएच और नाइट्रोजन की न्यूनता में होता है। तो लैंगिक अंगों का परिवर्धन, लैंगिक अंग तब परिवर्धित होते हैं जब क्षारीय पीएच हो, ठीक है, क्षारीय पीएच व N2 की क्या हो? कमी हो, ठीक है, कमी होने पर होता है। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो वाइवा से रिलेटेड है, वाइवा में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो लैंगिक अंगों का परिवर्धन कैसे होगा या किस वजह से होगा? जब जल में पीएच की मात्रा कैसी हो? कम हो, और साथ ही साथ नाइट्रोजन की भी क्या हो? कमी हो। अब जो जातियां हैं यूडोगोनियम की वो दो वर्गों में है। कौन कौन सी जातियां हैं इसके? तो जातियां नर जननांग के परिवर्धन के आधार पर कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं, ठीक है। दो प्रकार की कौन कौन सी हैं? इसमें पहले नंबर पे आती हैं वो है पुंदीर्घी रूप। पहला नंबर किसका है? पुंदीर्घी का, ठीक है, पुंदीर्घी रूप, इसे कहेंगे मैक्रेंड्रस, ठीक है। और दूसरा रूप इसका कौन सा है? वो है पुवामनीय रूप। नंबर 2 पर क्या है? पुवामनीय रूप, ठीक है, इसको हम कहेंगे नैनेंड्रस, ठीक है। तो मैकेंड्रस और दूसरा क्या है? नैनेंड्रस। तो इस तरह से दो रूप इसके पाए जाते हैं। किसके आधार पर? नर जननांग के परिवर्धन के आधार पर या नर तंतु के परिवर्धन के आधार पर। आगे चलते हैं, हम जानेंगे इसके पुंदीर्घी रूप के बारे में। पहले हम जानेंगे इसका जो मैक्रेंड्रस है उसके बारे में। तो नंबर 1 है पुंदीर्घी रूप, मैक्रेंड्रस, ठीक है, इसको हम कहते हैं। अब देखिए, पुंधानियों का परिवर्धन सामान्य आकार के, अगर इन रूपों की बात की जाए तो इन रूपों में, किस रूप में? पुंदीर्घी रूप में। इन रूपों में पुंधानियों का परिवर्धन, पुंधानी यानी एंथ्रीडियम, पुंधानियों का परिवर्धन सामान्य तंतुओं पर ही होता है, ठीक है। जो सामान्य तंतु है यूडोगोनियम के, उन्हीं पर क्या होता है? इनके पुंधानियों का परिवर्धन होता है। और पुंदीर्घी जातियां द्विलिंगाश्रयी होती हैं। तो द्विलिंगाश्रयी पुंदीर्घी जाति कौन कौन सी है? इन जातियों के नाम आपको याद रखने हैं। द्विलिंगाश्रयी पुंदीर्घी जाति। द्विलिंगाश्रयी का मतलब है जब एक ही तंतु पर दोनों लिंग उपस्थित हों। तो इसके अंदर कौन कौन सी आती हैं? जैसे फ्रिजाइल, नोडुलोसम, यूडोगोनियम फ्रिजाइल, इसके अलावा यूडोगोनियम नोडुलोसम। ये जातियां कैसी हैं? पुंदीर्घी जातियां हैं। और कैसी हैं? द्विलिंगाश्रयी, यानी दोनों लिंग एक ही तंतु पर बनते हैं। नर जननांग भी और मादा जननांग भी, अर्थात एंथ्रीडियम और यूगोनियम एक ही तंतु पर बनती हैं। अब पुंदीर्घी जातियों में ही कुछ एक लिंगाश्रयी जातियां भी होती हैं।
एक लिंगाश्रयी पुंदीर्घी जातियां ये कौन सी है? तो इनके भी नाम आपको याद रखने हैं। इन जातियों के नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इनमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, जैसे क्रेसम है, एक्वेटिकम है, ठीक है, उडोगोनियम, क्रेसम, इसके अलावा उडोगोनियम, एक्वेटिकम, ये ऐसी जातियां हैं जिनमें एक ही लिंग होता है, चाहे कौन सा हो, मादा हो चाहे फिर नर हो। तो नर और मादा जन्नांगों में से एक ही बनता है। तो द्विलिंगाश्रयी जातियों में जो द्विलिंगाश्रयी जातियां ये वाली, इनमें एंथीडियम और ऊगोनियम एक ही तंतु पर बनती हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके पुवामन रूप की। दूसरा रूप इसका मैकेंड्रस के बाद वो आता है नैनेंड्रस, यानी कि पुवामनीय रूप। पुवामनीय रूप नैनेंड्रस नंबर 2। इसकी क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं? इन रूपों और जातियों में क्या होता है कि पुंधानियां सदैव कौन से तंतु पर बनती है? वामन तंतुओं पर बनती है, ठीक है। इनमें पुंधानियां सदैव वामन या बौने तंतुओं, जो ड्वार्फ तंतु होते हैं, ठीक है, बौने तंतुओं पर बनती हैं, ठीक है। ये तो बात हुई एंथीडियम की। लेकिन अगर ऊगोनियम की बात की जाए, जबकि अंडधानियां सामान्य तंतुओं पर बनती है, ठीक है। अंडधानियां कहाँ बनती है? सामान्य तंतुओं पर बनती है। तो पुंधानियां तो बनती है वामन तंतुओं पर और अंडधानियां बनती है सामान्य तंतुओं पर। जो पुंदीर्घी जातियां थी उसमें दोनों ही एक ही तंतु पर बनती हैं, ठीक है। इस प्रकार पुवामनीय रूप आवश्यक रूप से कैसा हो जाता है? एक लिंगाश्रयी हो जाता है, ठीक है। इसीलिए पुवामनीय रूप कैसा है? एक लिंगी है, ठीक है, द्विरूपी है। द्विरूपी क्यों है? क्योंकि इस प्रकार से एक तंतु होगा वो तो सामान्य होगा और इस पर एक फिर शाखा बनेगी, इस प्रकार से ये वामन तंतु होगा। तो तंतु के कितने रूप पाए जाते हैं? 2 रूप पाए जाते हैं, हेटेरोमॉर्फिक या डाइमॉर्फिक इसको हम कह सकते हैं, और विषम थेलसी होते हैं। तो एक तो ये थेलस हो गया जिस पर नर भाग बनेगा, और एक ये वाला थेलस है जिस पर नर और मादा दोनों भाग बनेंगे, ठीक है। इस प्रकार से ये कैसा हो जाता है? हेटेरोथेलिक भी हो जाता है, यानी कि विषम थेलसी होता है, ठीक है। आप देखिए ये दोनों में अंतर है। जो पहला वाला था पुंदीर्घी रूप, तो ये तो क्या है? पुवामनीय रूप है। और अगर पुंदीर्घी रूप की बात की जाए तो ये पुंदीर्घी रूप है। इसमें देखिए यहाँ पर जो ये होल्ड फास्ट है, इस प्रकार से इसके ऊपर ये कोशिकाएं हैं और इन कोशिकाओं में कुछ कोशिकाएं क्या बना लेती हैं? यहाँ पर ये जैसे क्या बन गया? एंथीडियम बन गया, ठीक है। ये जैसे ऊगोनियम बन गया। लेकिन इस पर क्या बनती हैं? पुंधानियां ही बनती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो बनेगी एंथीडियम। ये कौन सा है? ये है ड्वार्फ। और ये कौन सा है? ये है इसका सामान्य तंतु, ठीक है, कॉमन फिलामेंट है ये इसका सामान्य तंतु है, ठीक है। और ये कौन सा है? इसका ड्वार्फ फिलामेंट है। इसीलिए पुवामनीय रूप इसको कहा जाता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें एक ही तंतु होता है और इस तंतु में ही एंथीडियम और ऊगोनियम दोनों एक साथ बनती हैं। तो ये पुंदीर्घी रूप है और ये पुवामनीय रूप। इस प्रकार से आगे चलते हैं, इसकी कुछ और बातें पुवामनीय रूप की देख लेते हैं क्या क्या है। तो पुवामनीय रूप कैसा होता है? एक लिंगी होता है, द्विरूपी होता है और विषम थेलसी होता है। वामन नर तंतुओं का जन्म किससे होता है? ये भी जानना जरूरी है। तो वामन नर तंतु एक
विशेष प्रकार के बीजाणु, पूं बीजाणु, क्या कहते हैं उसको? पूं बीजाणु। इसको हम क्या कहेंगे? एंड्रोफोर कहते, सॉरी एंड्रोफोर नहीं कहेंगे, एंड्रोस्पोर कहेंगे, ठीक है, एंड्रोस्पोर्स। तो वामन नर तंतु कैसे बनते हैं? एक विशेष प्रकार के बीजाणु जिसे हम कहते हैं पूं बीजाणु, इनसे इनका विकास होता है, ठीक है, पूं बीजाणु से बनते हैं, जो कि कैसे होते हैं? गतिशील होते हैं। ये क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। ये पूं बीजाणु कैसे होंगे? गतिशील होते हैं। और इन पूं बीजाणुओं का निर्माण कैसे होता है? पिछली क्लास में हमने देखा था चल बीजाणुओं का विकास, तो ठीक उसी प्रकार से पूं बीजाणु भी बनेंगे जैसे चल बीजाणु बनते हैं। सेम जो इसका प्रोसेस है वो सेम होता है दोनों का बनने का। वामन नर तंतु केवल 4-5 कोशिकाओं का बना होता है। अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि वामन नर तंतु केवल कितनी कोशिकाओं का बनता है? 4 से 5 सेल्स का बना होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसका आधारी कोशिका वृंत और ऊपर की शेष 3-4 कोशिकाएं कैसी होती हैं? तो देखिए इसमें 4 से 5 कोशिकाएं होती हैं और आधारी कोशिका क्या कहलाती है? आधारी कोशिका तो कहलाती है वृंत, ठीक है, और बाकी की ऊपरी कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? वो कहलाती हैं इसमें एंथ्रीडियल कोशिकाएं। ऊपरी कोशिकाएं क्या कहलाएंगी? एंथ्रीडियल सेल्स कहलाती हैं। तो ऊपर वाली से तो बनती है एंथ्रीडियम और नीचे वाली क्या बनाएगी? वृंत बनाएगी। यानी कि ये सामान्य तंतु है, इसी सामान्य तंतु पर इस वामन तंतु का विकास होता है, ठीक है। और विकास के बाद क्या होगा? विकास के बाद ये होगा कि इसकी जो निचली कोशिका है ये तो कहलाती है स्टॉक सेल, यानी इसमें वृंत कोशिका, और जो ऊपर वाली कोशिका है ये कहलाती है इसमें एंथ्रीडियल सेल, यानी कि यहाँ पर एंथ्रीडियम का विकास होता है, ठीक है। अब एक पूवामनीय जाति देख लेते हैं कौन सी है। तो एक पूवामनीय जाति की बात की जाए तो इसमें आता है कॉनकैटिनेटम का नाम। एक प्रमुख पूवामनीय जाति उडोगोनियम कॉनकैटिनेटम ये है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही पूवामनीय जाति का एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ है, वही आपको याद रखना है। क्या है? उडोगोनियम कॉनकैटिनेटम। क्लियर? अब चलते हैं आगे, जननांगों के परिवर्धन के बारे में अब पढ़ेंगे। हमने ये तो समझ लिया कि कौन सा जननांग कहाँ पर बनता है, कौन सी शाखा पर बनता है, और अब हम जानेंगे बनते कैसे हैं, ठीक है। किस प्रकार से एंथ्रीडियम का विकास होगा और किस प्रकार से ऊगोनियम का विकास होगा। तो हम आगे पढ़ेंगे इसमें जननांगों का परिवर्धन। डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन। तो पूंधानी और अंडधानी। पूंधानी क्या कहलाती है? नर जननांग। अंडधानी क्या कहलाएगी? मादा जननांग। उडोगोनियम में पूंधानियों का परिवर्धन अलग अलग प्रकार के तंतुओं पर होता है, ठीक है। पूंधानी जो है उडोगोनियम में पूंधानी का परिवर्धन अलग अलग तंतुओं अर्थात सामान्य व वामन तंतुओं पर होता है, ठीक है। ये तो बात है इसकी, किसकी? पूंधानियों की। अब अगर बात की जाए अंडधानियों की, देखिए दोनों प्रकार के जो पूंधानी बनेगी, सामान्य तंतुओं पर बनने वाली और वामन तंतुओं पर बनने वाली, इन दोनों के प्रवर्धन का प्रक्रम भी यानी कि प्रोसेस भी अलग अलग होता है, ठीक है।
और अगर बात की जाए अंडधानी की, तो यह दोनों ही प्रकार की जातियों में एक ही प्रकार से होता है। ठीक है, अंडधानियों का परिवर्धन दोनों रूपों का मतलब है सामान्य व वामन। दोनों रूपों का मतलब यही है कि जो पुदीर्घी व पुवामनीय रूपों में एक समान प्रक्रम द्वारा होता है। ठीक है, यानी पुधानियों के बनने का प्रक्रम तो दोनों जो रूप है, जिसमें हमने दोनों की बात की थी पीछे, पुदीर्घी और पुवामनीय दोनों में अलग अलग है, लेकिन अगर अंडधानियों की बात की जाए तो अंडधानियों के बनने का प्रक्रम दोनों में ही समान रूप से होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। जो पुवामनीय जातियां हैं वो आपको याद रखना है, एक लिंगाश्रयी होती है, और जो स्त्री तंतु है वो नर तंतु बोने आकार का होता है और स्त्री तंतु सामान्य आकार का होता है। किसमें? पुवामन जातियों में। आगे चलते हैं इसमें पुधानियों के परिवर्धन। तो देखिए पुधानियों का परिवर्धन कैसे होता है। पहले हम पढ़ेंगे पुदीर्घी जातियों में पुधानी का परिवर्धन। ठीक है, कौन सी जाति में पढ़ रहे हैं, कौन से रूप में पढ़ रहे हैं हम? पुदीर्घी जातियों में। तो पुदीर्घी जातियों में देखिए एक मुख्य तंतु होता है या फिर इसकी पार्श्व शाखाओं की किसी भी अंतर्वेशी कोशिका से पुधानी का परिवर्धन होता है। तो कैसे होता है अभी देख लेते हैं। ये है हमारे पास एक तंतु, ठीक है, और ये है तंतु की कोशिकाएं। किसका तंतु है ये? उडोगोनियम का तंतु है। इस तंतु की ये कोशिकाएं हैं। ठीक है, क्लियर? इन कोशिकाओं में क्या क्या है? इन कोशिकाओं में ये केंद्रक हैं और साथ ही साथ क्या पाए जाते हैं? ये पायरेनॉइड हैं। ये पायरेनॉइड हो गए। और ये कौन सा तंतु है? ये पुदीर्घी तंतु है। ठीक है, अब इस पुदीर्घी तंतु में बनेगी एंथीडियम। तो जिस कोशिका से पुधानी बनती है उसको कहते हैं एंथीडियल मदर सेल। क्या कहते हैं इसे? एंथीडियल मदर सेल। तो जैसे ये वाली कोशिका है, ठीक है, ये कहलाती है एंथीडियल मदर सेल, यानी कि इस कोशिका में आगे पुधानी बनेगी। सीधी सी बात यही है। तो हम इसी कोशिका को यहाँ पर बना लेते हैं। अब इस कोशिका में क्या होते हैं? कई विभाजन होते हैं। कई विभाजन होने से चपटी कोशिकाओं की क्या बन जाती है? एक परत। इस तरह से एक चपटी कोशिकाओं की श्रृंखला बन जाती है। और विभाजन कैसे हुए हैं? और विभाजन हुए हैं अनुप्रस्थ। ठीक है, इस प्रकार से इन चपटी कोशिकाओं की क्या बन जाती है? एक श्रृंखला बन जाती है। क्लियर? अब देखें क्या होगा आगे। अब हम इसमें से भी ये जो कोशिकाएं बनी हैं श्रृंखलाबद्ध, इन कोशिकाओं में भी फिर आगे क्या होता है? विभाजन होता है। और फिर उससे क्या होगा? प्रत्येक कोशिका से एक बड़ी कोशिका और एक छोटी कोशिका बन जाएगी। तो अब हम इन दोनों कोशिकाओं को यहाँ पर देखते हैं। ये है वो दोनों कोशिकाएं। ठीक है, यानी कि एक ही कोशिका लेंगे हम, दो नहीं लेंगे। एक कोशिका, जैसे हमने ये वाली कोशिका ले ली। ठीक है, इस कोशिका को हमने कहाँ बनाया है? यहाँ पर बनाया है। तो ये है वो कोशिका। क्लियर? अब इस कोशिका में विभाजन होगा तो एक तो बनेगी ऊपर की ओर कोशिका, चपटी कोशिका, और एक बड़ी कोशिका नीचे की ओर बनती है, ये वाली। इसको तो हम कहते हैं सिस्टर सेल या भगिनी कोशिका। ठीक है, और ऊपर वाली कोशिका को हम क्या कहेंगे?
एंथ्रीडियल सेल। ये वाली जो कोशिका है ये कहलाती है एंथ्रीडियल सेल। क्लियर? इस प्रकार से देखिए बन गई है। अब आगे क्या होगा, प्रत्येक पुंधानी कोशिका यानी कि इस एंथ्रीडियल सेल का केंद्रक समसूत्री विभाजन करता है। क्या करेगा? समसूत्री विभाजन। तो इसमें हो जाएगा समसूत्री विभाजन। तो ये नीचे तो सिस्टर कोशिका होती है और ऊपर वाली कोशिका में समसूत्री विभाजन हो जाएगा, जिससे दो केंद्रक बन जाएंगे। अब इन केंद्रकों में होगा कायांतरण, यानी कि इनके कायांतरण से एक पुंमणु बनता है एक केंद्रक से। तो इस प्रकार से एक पुंधानी में, अगर ये एक पुंधानी है तो इस पुंधानी में कितने बन जाएंगे? इस पुंधानी में अब हम इसको ही बना रहे हैं सिर्फ, ठीक है, सिस्टर कोशिका को हमने छोड़ दिया है। तो इसमें इस तरह से क्या बन जाते हैं? दो बन जाते हैं इसके अंदर एंथ्रेजोइड। ठीक है। अब पुंमणु होता कैसा है इसका भी तो हमें पता होना चाहिए। एक जाति ऐसी भी है कार्डियकम, जिसके अंदर समसूत्री विभाजन होते हैं और फिर एक और समसूत्री विभाजन होने से 4 पुंमणुओं का निर्माण हो जाता है। तो अधिकतर जातियों में तो 2 ही पुंमणु बनते हैं और कुछ जातियां जैसे कार्डियकम है इसके अंदर पुंमणु कितने बनते हैं? 4 बनते हैं। तो ये बनेंगे यहाँ पर पुंमणु। अब इनमें कायांतरण के वक्त होगा क्या? कायांतरण के वक्त ये होगा कि इनमें कशाभिकाओं का निर्माण होता है। तो जो इसकी परिधि है उन परिधि पर क्या बनेंगे? छोटे छोटे यहाँ पर इस प्रकार से ये जो भाग है इसका, यहाँ पर ये बन जाएंगी कशाभिकाएं। ठीक है। पहले इसमें क्या उत्पन्न होती हैं? बल्फीरोप्लास्ट, और फिर यहाँ पर बन जाती हैं कशाभिकाएं और ये अब बन गए हैं एंथ्रेजोइड। और ये एंथ्रेजोइड कैसे हैं? ये एंथ्रेजोइड होते हैं एक कोशिकीय, एक केंद्रकी और मल्टीफ्लैजिलेटेड। तो एक पुंमणु 30 कशाभिकाओं युक्त होता है। कुछ वैज्ञानिकों ने ये कहा है कि एक पुंमणु कितना कैसा होता है? 30 कशाभिकाओं युक्त होता है। ठीक है। इस प्रकार से इसके अंदर पुंधानी का विकास होता है। दोबारा से देख लेते हैं हम पुंधानी का विकास कैसे होगा। हमारे पास एक पुंदीर्घी तंतु है, सामान्य तंतु भी हम इसे कह सकते हैं। इस सामान्य तंतु में पुंधानी बनाने वाली कोशिका जैसे कि ये है, तो पुंधानी बनाने वाली कोशिका को हम एंथ्रीडियल मदर सेल कहेंगे। इस कोशिका में या इसके जैसी ये वाली जो कोशिकाएं, ये भी अगर पुंधानी एंथ्रीडियल मदर सेल है तो इन सभी कोशिकाओं में विभाजन होते हैं अनुप्रस्थ। तो विभाजन होने से एक श्रृंखला बन जाएगी कोशिकाओं की। या हम ऐसे भी बता सकते हैं कि इस एंथ्रीडियल मदर सेल में कई सारे विभाजन होंगे अनुप्रस्थ, जिससे कोशिकाओं की क्या बन जाएगी? एक श्रृंखला बन जाएगी लाइनियर फॉर्म में, रेखिक क्रम में। ठीक है। और अब फिर प्रत्येक कोशिका में फिर क्या होगा? जैसे ये कोशिका है तो इसमें फिर से अनुप्रस्थ विभाजन होगा। ये ऐसा विभाजन सभी कोशिकाओं में होगा। तो इससे फिर क्या होगा कि एक ऊपर की ओर छोटी कोशिका बनेगी, चपटी कोशिका बनेगी, जिसको तो हम कहेंगे एंथ्रीडियल सेल, जिसके अंदर एक केंद्रक होता है। और नीचे वाली कोशिका कहलाती है सिस्टर सेल, जिसे हम भगिनी कोशिका कहते हैं। ऊपर वाली कोशिका जो एंथ्रीडियल सेल है, इसमें क्या होगा? इसका जो केंद्रक है वो समसूत्री विभाजन करेगा। समसूत्री विभाजन करने से 2 केंद्रक बन जाएंगे और इन दोनों केंद्रकों में कायांतरण से प्रत्येक केंद्रक से एक पुंमणु का विकास होगा। तो ये बन जाता है इस तरह का पुंमणु। और इस पुंमणु में क्या क्षमता है? ये क्षमता होती है कि ये पहले वृंदन करता है और फिर अंडदानी पर पहुंचता है। तो एंथ्रेजोइड कैसा है? एक कोशिकीय है, एक केंद्रकीय है और साथ ही साथ बहुकशाभिकीय है। कशाभिकाओं की संख्या इसमें कैसी है? ज़्यादा है। तो इस प्रकार हमने देखा कि ऊडोगोनियम की अधिकतर जातियों में एंथ्रीडियम में 2 पुंमणुओं का विकास होता है। लेकिन कुछ जातियां ऐसी हैं जिसमें यहाँ पर जो समसूत्री विभाजन एक हुआ है, उसके बाद इन दोनों केंद्रकों में फिर से एक और समसूत्री विभाजन होने से 4 केंद्रक बन जाते हैं और आगे पुंमणु भी कितने बनेंगे? 4 बन जाते हैं। तो इस प्रकार से पुंदीर्घी जातियों में एंथ्रीडियम और पुंमणुओं का विकास होगा। अब ये इस प्रकार जो बने हैं एंथ्रेजोइड, ये यहाँ से एक पुट्टिका द्वारा बाहर निकलते हैं।
यानी ये जो इसका अंदर का जो भाग है सारा इसका कोशिका द्रव्य वो एक पुट्टिका सदृश्य संरचना से बाहर आ जाता है। यानी यहाँ पर इस प्रकार से देखें हम, ये पुट्टिका आ गई, पुट्टिका बन गई और इसके साथ ये दोनों जो एंथ्रेजोइड हैं वो भी कहाँ आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। और कुछ समय बाद फिर ये पुट्टिका क्या हो जाएगी, जल में घुल जाएगी और जल में ये घुल जाएगी तो फिर एंथ्रेजोइड रिलीज हो जाएंगे और रिलीज होने के बाद ये फिर अंडदानी पर पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार से एंथ्रेजोइड और पुंमणुओं का विकास होता है। कल हम जानेंगे पुवामन जाति में पुंधानियों का परिवर्धन। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।